गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए, हर्षवर्धन नामक राजा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी उपलब्धियों के बारे में। और मैंने आपको ये बताया था कि हर्षवर्धन ने किस तरह जो है प्रारंभिक समस्याओं से निपटारा किया। उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके भाई और उसकी बहनों की हत्या कर दी गई थी, और उसकी बहन राजश्री वो दुश्मन के चंगुल से भागकर और कहीं वनों में जाकर जो है शरण ले ली थी। तो हर्षवर्धन को अपनी बहन को खोजना था, राजश्री को उसको खोजना था, और उसने राजश्री को ठीक उसी समय खोज निकाला जब वो सती होने जा रही थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया कि क्योंकि उसकी बहन कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की पत्नी थी, अब ग्रहवर्मन की मृत्यु हो चुकी थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज के राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार से हर्षवर्धन अब थानेसर और कन्नौज से शासन करता था। अब वो दो जगह से शासन करने लगा, यानी आप ये कह सकते हो कि कन्नौज को भी उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब 16 वर्ष की आयु में वो राजगद्दी पर बैठ गया था, और उसके पश्चात फिर उसने उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करे। लेकिन उसके सामने जो लक्ष्य था कि उसे अपने भाई राज्यवर्धन और अपने बहनोई की हत्या का प्रतिशोध लेना था। मालवा के शासक को तो उसने पराजित कर दिया था, देवगुप्त को। एक जो शासक बचा था जो रिस्पॉन्सिबल था उसके बहनोई की हत्या के लिए और उसके भाई की हत्या के लिए, उसका नाम था गौड़ का राजा शशांक। तो सबसे पहले उसने बंगाल के शासक शशांक से बदला लेने के लिए वो अपनी सेना सहित निकल पड़ा। अब देखिए, शशांक कोई कमज़ोर शासक नहीं था, शक्तिशाली शासक था। और आप जानते हो कि उसने मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, और साथ ही साथ वो बौद्ध धर्म से बहुत घृणा करता था शशांक। कहते हैं कि उसने पवित्र बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष को भी उसने कटवा डाला था। बहुत से बौद्ध मठों को उसने नष्ट कर दिया था, और कहते हैं कि बहुत बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। सबसे पहले हर्षवर्धन ने क्या किया कि अपने मंत्री भंडी के नेतृत्व में एक सेना भेजी शशांक के खिलाफ। तो भंडी की सेना और शशांक के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भंडी शशांक को पराजित नहीं कर पाया। शशांक की इस युद्ध में जीत हुई। तो अब हर्षवर्धन ने स्वयं शशांक का सामना करने के लिए वो अपनी सेना लेकर निकल पड़ा, और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने आज का जो आसाम है उसको पहले कामरूप कहा जाता था। कामरूप का जो शासक था उस समय, उसका नाम था भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन को उसने अपने साथ मिला लिया। कुछ कहते हैं भास्कर वर्मन के साथ युद्ध करके उसे अपने अधीन कर लिया, और उसको साथ मिलाकर उसने उनकी संयुक्त सेनाओं ने बंगाल की राजधानी गौड़, उस समय गौड़ जो है बंगाल की राजधानी होती थी, उसकी ओर उसने प्रस्थान किया। हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन की सेनाओं ने शशांक को बुरी तरह से पराजित कर दिया, लेकिन वो शशांक की हत्या नहीं कर पाए। शशांक उनके जो है चंगुल में नहीं आया, वो भाग गया, और रणक्षेत्र से बचकर निकलने के पश्चात वो हर्षवर्धन को निरंतर अपनी मृत्यु तक परेशान करता रहा, बार बार आक्रमण करता था। शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्षवर्धन ने बंगाल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से बंगाल पर हर्षवर्धन की जीत हुई। इसके पश्चात हमें वर्णन मिलता है कि यानी बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात उसने 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, और ये 5 प्रदेश थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये 5 प्रदेश मतलब इसी में सम्मिलित थे। यानी 606 से लेकर 612 ईस्वी तक के बीच में
हर्षवर्धन ने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन की गुजरात विजय के बारे में। तो इन 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात फिर उसने गुजरात पर आक्रमण किया। अब गुजरात में उस समय जो शासक था उसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है। और गुजरात की जो राजधानी थी उस समय वल्लभी थी। पश्चिम भारत में स्थित गुजरात कन्नौज और चालुक्य राज्य के बीच में स्थित था। तो गुजरात पर आक्रमण करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता था कि गुजरात होकर ही चालुक्यों तक पहुंचा जा सकता था, दक्षिण भारत तक पहुंचा जा सकता था। चालुक्यों के विरुद्ध हर्षवर्धन कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे गुजरात को जीतना जरूरी था। और मैंने आपको बताया कि गुजरात में उस समय ध्रुवसेन द्वितीय नामक राजा का शासन था। जब हर्षवर्धन ने आक्रमण किया तो ध्रुवसेन द्वितीय जो है बुरी तरह से युद्ध में पराजित हुआ। कहते हैं कि ये युद्ध 630 ईस्वी के लगभग हुआ था। ध्रुवसेन द्वितीय पराजित जरूर हुआ, लेकिन हर्षवर्धन उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। और कहते हैं कि हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय के साथ मित्रता कर ली, उसका राज्य वापस कर दिया। बल्कि कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह भी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। और गुजरात की ये जो विजय हुई उससे हर्षवर्धन की जो शक्ति की धाक थी वो पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। तो इस तरह से गुजरात पर विजय प्राप्त की उसने, पहले बंगाल पर विजय प्राप्त की, यानी एक पूर्व का राज्य, एक पश्चिम का राज्य। अब हर्षवर्धन ने रुख किया दक्षिण भारत की ओर। मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में चालुक्यों का शासन था। नर्मदा नदी के से जब नीचे चलते हैं यानी दक्षिण में चलते हैं तो चालुक्यों का शासन था। और हर्षवर्धन चालुक्यों को पराजित करना चाहता था, इसलिए उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। अब दक्षिण भारत में जो चालुक्य राजा था उस समय, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और हर्षवर्धन ने जब पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, इसके बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध 635 या 636 में हुआ था। इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं इस युद्ध को लेकर। कोई कहता है कि 620 में हुआ था, कोई कहता है 630 से लेकर 634 के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ भी हो, हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ये जो विजय थी पुलकेशिन द्वितीय की, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखिए हर्षवर्धन को उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है। हर्षवर्धन को पराजित करना बहुत बड़ी बात थी। पुलकेशिन द्वितीय की ख्याति जो है पूरे समूचे भारतवर्ष में बढ़ गई। इसके पश्चात उसने इस विजय से उत्साहित होकर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। लेकिन हर्षवर्धन की अंतिम पराजय थी। एक ही पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन इस महत्वपूर्ण युद्ध में पराजित हुए। इसके बाद जो अगली विजय की बात हम करेंगे वो है कामरूप की विजय। अब कामरूप, मैंने आपको बताया कि आधुनिक आसाम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। और कामरूप का जो उस समय शासक था उसका नाम था भास्कर वर्मन। तो कहते हैं कि भास्कर वर्मन जो है हर्षवर्धन से युद्ध में पराजित हुआ, या कुछ कहते हैं कि भास्कर वर्मन के साथ हर्षवर्धन ने संधि कर ली थी। और कन्नौज के सम्मेलन में, जब हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक सम्मेलन किया था, तो उसमें भास्कर वर्मन उपहारों सहित, हाथियों सहित हर्षवर्धन की सेवा में उपस्थित हुआ था। तो ऐसा संभव है कि हर्षवर्धन ने उसको पराजित किया होगा और अधीनता स्वीकार करने के पश्चात ही उसके राज्य को हर्षवर्धन ने वापस लौटा दिया होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध और कश्मीर की विजय की। तो हर्षवर्धन ने पहले सिंध पर विजय प्राप्त की। इससे पहले हर्षवर्धन के पिता यानी प्रभाकर वर्धन ने भी सिंध को जीता था।
लेकिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात सिंध जो है स्वतंत्र हो गया था और हर्षवर्धन अपने इस हर्षवर्धन जैसा शक्तिशाली शासक अपने पूर्वजों के इस राज्य पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने सिंध पर आक्रमण कर दिया और सिंध को उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की। वहाँ पर एक कहते हैं कि बौद्ध स्मारक भी उसने बनवाया था। और हालांकि कुछ इतिहासकार जो है हर्षवर्धन की इन सिंध और कश्मीर की विजयों से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ये हर्षवर्धन के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे ये राज्य। इसके बाद कहते हैं कि उसने नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी और गंजम एक प्रदेश होता था उड़ीसा की तरफ का जो प्रदेश है, असल में दक्षिण और उत्तर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती थी, वो गंजम का क्षेत्र था। तो उन पर अधिकार करना जो है बहुत ज़रूरी था। तो उड़ीसा होते हुए उसने गंजम के प्रदेश पर आक्रमण किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गंजम के हर्षवर्धन के जो प्रारंभिक आक्रमण थे वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात फिर 643 ईस्वी में गंजम पर हर्षवर्धन का अधिकार स्थापित हो गया था। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उसने एक छोटे से राज्य को, जो उसको विरासत में मिला था, थानेसर का राज्य मिला था, लेकिन उसने अपनी मृत्यु तक यानी 647 में जो उसकी मृत्यु हुई थी, अपनी मृत्यु तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया था, पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक यानी अरब सागर तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। और शुरू में तो थानेसर उसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में कन्नौज उसकी राजधानी बन गई थी। और इस प्रकार से हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। तभी तो उसको उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है। तो ये हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और उसकी विजय उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको बताया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करें। थैंक यू।